विजय माल्या हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा है जो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये अपनी एक अलग हाईलाइट में रहता है। जैसे ही देश के अंदर कोई चोरी, फ्रॉड या डकैती की कोई खबर आती है, सबका ध्यान विजय माल्या की तरफ तो जाता ही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आपने कई जोक देखे होंगे कि हमको माल्या वाला लोन चाहिए जो कभी वापस ही ना देना पड़े। आज इस वीडियो में हम विजय माल्या के सारे बिजनेस, सारे फ्रॉड, बैंक से कर्जा लेना और देश से भागना, उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई और सरकार ने कैसे इस सब में उसकी मदद की है वो देखेंगे। देखो, इस वीडियो में हम उसका जीवन परिचय नहीं देख रहे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या की मौत हुई तो 28 साल की उम्र में विजय माल्या को उनकी जगह यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बनाया गया। ये कंपनी मेनली ब्रेवरेजेस और इन्वेस्टमेंट्स का काम करती थी। विजय माल्या ने इसका चेयरमैन बनते ही इसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और अपना फोकस अल्कोहल बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। और थोड़े ही दिनों में अल्कोहल बिजनेस ने इनके पुराने इन्वेस्टमेंट्स और बेवरेजेस वाले बिजनेस से बड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। इसी अल्कोहल बिजनेस में इन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया किंगफिशर, जिसने थोड़े ही टाइम में इंडिया के 50% इंडियन अल्कोहल मार्केट पर कब्जा कर लिया और 50 से ज्यादा देशों में अपने ब्रांड को पहुंचा दिया। इस बिजनेस के अलावा ये कई और बिजनेस से भी रिलेटेड हैं, जिनमें ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन रहे हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्पिरिट्स कंपनी है। इसके अलावा सैनोफी इंडिया के चेयरमैन रहे हैं और 20 सालों तक बेयर्स क्रॉप साइंस के चेयरमैन रहे हैं। और इन सबको और इनकी कुल कंपनीज को मिलाकर ये नंबर हो जाता है 34, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इन सभी कंपनीज के अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इन्होंने खरीदी हैं, जैसे बर्गर पेंट्स जो इन्होंने 1998 में एक्वायर करी थी, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो 1990 में खरीदी थी। इस सब के अलावा इन्होंने 2001 में एक अखबार द एशियन एज भी खरीदा था और 2001 में ही एक बॉलीवुड मैगजीन सीने ब्लिट्ज भी खरीदी थी। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन हो और हमारे देश की राजनीति की नजर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसके बाद शुरुआत हुई विजय माल्या के पॉलिटिकल करियर की, जहां इन्होंने सीधे देश की संसद में राज्यसभा में एंट्री मारी, जहां सन 2002 में इन्हें कर्नाटक से सीधे चुनकर राज्यसभा में भेजा गया। उसके बाद इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में 2003 में जनता पार्टी ज्वाइन करी और 2003 से 2010 तक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद 2010 में दोबारा से इनको राज्यसभा में भेजा गया और इस बार ये जनता दल और भाजपा के सपोर्ट से आए थे। इसके बाद 2 मई 2016 को इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि तब तक इनके ऊपर कई चार्जेस लग चुके थे, जिनमें बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल थे। उस रेजिग्नेशन में विजय माल्या ने सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने संसद में उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी है और वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उनको न्याय नहीं मिलेगा। अब इस सब में आपने गौर की होगी कि सब कुछ तो ठीक लग रहा है, वो सब कहाँ है जिसको लेकर विजय माल्या को इतनी गाली पड़ती है। उनको पता नहीं क्या कहकर बुलाया जाता है। और इस सब की शुरुआत होती है 2005 में, जब विजय माल्या ने अपने यूबी बिजनेस के अंडर एक और बिजनेस शुरू किया और वो था किंगफिशर एयरलाइन का। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने और उस टाइम पर एविएशन मार्केट की बुरी हालत में अपने आप को एस्टेब्लिश करके प्रॉफिट कमाने के इरादे से इन्होंने ये एयरलाइन शुरू की। लेकिन यही वो कंपनी है जिसकी वजह से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और भारत की बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर माल्या विदेश भाग गया। 2005 में किंगफिशर एयरलाइन शुरू करते ही पहले साल में इस कंपनी ने 350 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि पहले ही साल में इस कंपनी को 19 करोड़ का घाटा हुआ और ये घाटा हर साल बढ़ता ही गया। 2006 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ 989 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी ने कुल मिलाकर 272 करोड़ का घाटा किया। इसके बाद इन्होंने कंपनी को बचाने और इसको फायदे में ले जाने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और वो था एक और एयरलाइन कंपनी के साथ मर्जर करना। किंगफिशर ने 2007 में एयर डेक्कन कंपनी के साथ 550 करोड़ रुपए में मर्जर कर लिया, लेकिन दिक्कत अभी भी यही बनी रही और कंपनी इसके बाद भी लॉस में ही रही। 2007 में मर्जर के बाद कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1622 करोड़ रुपए और कंपनी को कुल घाटा हुआ 419 करोड़ रुपए का। इसके बाद कंपनी को बचाने और इसकी इमेज ठीक करने के लिए किंगफिशर ने 2008 में अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की, लेकिन इससे भी कंपनी में कोई सुधार नहीं आया और कंपनी का घाटा थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ। 2008 में कंपनी ने 1921 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और घाटा हुआ 250 करोड़ का। इसके बाद साल आया 2009 और यही वो साल था जहां किंगफिशर को बचाने के लिए इंडियन बैंक्स ने माल्या के बिजनेस में एंट्री मारी और उसको लोन देना शुरू किया।
और इसमें सबसे पहले सामने आई IDBI बैंक, जिसने 2009 में विजय माल्या को 950 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया और इसके बाद एक एक करके कई बैंक्स ने माल्या को लोन देना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यहाँ हमको एक चीज और जाननी पड़ेगी और वो है माल्या लोन लेता कैसे था, क्योंकि एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगभग 900 करोड़ रुपए थी उसको इतना सारा लोन मिल कैसे गया। इसके लिए हमें माल्या की स्ट्रेटेजी कहें या बैंकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, इसमें उसके दिमाग लगाना भी कह सकते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि कोई भी बैंक तभी लोन देता है जब उसके पास कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाए, और माल्या ने इस चीज का फायदा उठाया और वो भी इसी चीज को फॉलो करता था। लेकिन इसमें एक चालाकी थी। विजय माल्या ने ये लोन्स लेने के लिए अपनी कंपनी की फोल्डिंग कुर्सियां, ऑफिस स्टेशनरी, बोर्डिंग पास प्रिंटर्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स और तो और लकड़ी की टेबल तक गिरवी रख दी। अब देखो, बैंक्स भी ये बात जानते थे कि जो चीज ये गिरवी रख रहा है वो उतने पैसे के लिए इनफ नहीं है जितना पैसा ये ले रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में माल्या के काम आते हैं इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो इसकी इन लोन्स को अप्रूव करने में मदद करते हैं। यही कारण था कि हमने इसके पॉलिटिकल करियर को वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया था। अपनी कंपनियों के सामान के अलावा कुछ और चीजें भी थी जो विजय माल्या बैंक्स के पास गिरवी रखता था, और वो था किंगफिशर कंपनी का ट्रेडमार्क और गुडविल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनीज में ट्रेडमार्क और गुडविल की भी वैल्यू होती है, और माल्या इसी वैल्यू को गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता था। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि इस तरह के फर्जी लोन अप्रूव करने में SBI के पूर्व चेयरमैन OP भट्ट इनकी मदद करते थे, और इसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी के ट्रेडमार्क की वैल्यू है लगभग 4000 करोड़, और माल्या इससे ज्यादा तो लोन ही ले चुका है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि माल्या ने अपनी किस चीज को गिरवी रखकर कितना लोन लिया है। इसके इतना ज्यादा लोन लेने के पीछे एक और कारण था कि इसको लोन देने के लिए अधिकारी नियमों और कानूनों तक का पालन नहीं करते थे, और बिना कोलेटरल चेक किए और बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दिए जाते थे, क्योंकि वो सभी अपने सीनियर्स के प्रेशर में थे, क्योंकि माल्या उनको पहले ही रिश्वत खिला चुका था। मतलब हद यहां तक पहुंच गई थी, किंगफिशर कंपनी के लोगो में जो चिड़िया है ना, उस तक पर माल्या ने लोन लिया हुआ था। और इसके अलावा इसकी एक टैगलाइन है, फ्लाई दी गुड टाइम्स। इस पंचलाइन के ऊपर भी माल्या ने लोन लिया हुआ था। इस सबको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कितना लचर है। मतलब आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपको अपने सर के बालों को गिरवी रखकर भी लोन मिल सकता है। और इतना सब करने के बाद भी माल्या की सिचुएशन और ज्यादा खराब होती चली गई, और इसी साल 2009 में कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाकर 5238 करोड़ कर दिया, और कंपनी को 1608 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2009 का एंड आते आते किंगफिशर एयरलाइन 7000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गई, और इसी साल इसको 1608 करोड़ का घाटा भी हुआ। अब एक तरफ कर्जा और दूसरी तरफ कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। इसके बाद आया साल 2010, और यहां भी यही सब चीजें जारी रही। इस साल कंपनी ने 4997 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया, और कंपनी फिर एक बार 1647 करोड़ के घाटे में रही। और यहां पर एंट्री हुई पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसने माल्या की किंगफिशर को अब तक का सबसे बड़ा लोन दिया। SBI ने माल्या को $271 मिलियन या कहीं कि 1355 करोड़ का लोन दिया। अब यहां हमें एक बात और डिस्कस करनी पड़ेगी कि जब माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इतनी बड़ी एयरलाइन थी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह अपना काम कर रही थी, ऊपर से बैंकों से इतना बड़ा कर्जा लिया जा रहा था, तो फिर कंपनी डूबी कैसे? या इतना सब होने के बाद भी कंपनी हर साल कर्जे में क्यों जा रही थी? इसके लिए हमें किंगफिशर की कुछ चीजों को देखना पड़ेगा जो इसके लिए मुसीबत बन गई। इसमें सबसे पहले है लैक ऑफ स्ट्रेटजी। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि माल्या ने 2005 में एविएशन सेक्टर में कदम रखा था, और उनके पास एयरलाइन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और यही कारण था कि कंपनी कोई अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं बना पाई। शुरू में जब कंपनी लॉन्च की गई तो माल्या ने सभी को दूसरी एयरलाइन से ज्यादा सुविधाएं दी। उनकी हॉस्पिटैलिटी बाकी सभी एयरलाइन से कहीं ज्यादा बेहतर थी, वो भी उनके कम प्राइस पर। लेकिन जब कंपनी पहले ही साल में घाटे में गई तो ट्रैवलर्स का कंपनी से भरोसा उठ गया, और उन्होंने इसके अल्टरनेटिव देखने शुरू कर दिए। दूसरा बड़ा कारण था लैक ऑफ मैनेजमेंट। माल्या कई और कंपनी भी ऑन करता था, जिसकी वजह से उसे सबको देखना पड़ता था, और दूसरी कंपनियों को तो CEO और MD चला रहे थे, लेकिन एयरलाइन के लिए कोई लॉन्ग टर्म CEO और MD नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी सही फैसले नहीं ले पाई और डूब गई। तीसरा बड़ा कारण था रिसेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2008 में पूरी दुनिया में भयानक मंदी आई थी, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट टूरिज्म पर पड़ा, जिस कारण एयरलाइन कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाई
और जो कमा भी रही थी, तो उस टाइम पर फ्यूल प्राइस और एयरपोर्ट चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए, जो एक बड़ा कारण बना कंपनी के घाटे में जाने का। चौथा बड़ा कारण था आपसी लड़ाई। जैसा कि हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किंगफिशर ने एक और एयरलाइन एयर डेक्कन का मर्जर किया। इन दोनों में एक ही जगह से दोनों फ्लाइट्स होती थी, जिस कारण ट्रेवलर्स ये समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सी में जाना है, और किंगफिशर ने एयर डेक्कन को एक कि कौन सी में जाना है। और एक और जो आखिरी कारण था किंगफिशर के डूबने का, और वो था कि एयरलाइन एक बहुत ही हाई ऑपरेशनल कॉस्ट वाला फील्ड है, जहां कंपनी को सिर्फ चलाने के लिए ही बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें एयरलाइन का लाइसेंस, एयरक्राफ्ट खरीदना, उनका मेंटेनेंस जो बहुत ज्यादा होता है, एयरपोर्ट चार्ज, गवर्नमेंट टैक्स जो कि और फील्ड की कंपनी से ज्यादा होता है, इसके अलावा एयरप्लेन फ्यूल जो सबसे महंगा होता है। ये सब वो चीजें हैं जिनको किंगफिशर कंपनी मैनेज नहीं कर पाई और पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद वापस से आते हैं 2010 पर, जहां किंगफिशर एयरलाइन डूब रही है। 2010 का एंड आते आते कंपनी लगभग खत्म हो जाती है, और जिन बैंकों ने कंपनी को लोन दिया था, वो लोन अब एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी को लोन के या एडवांस के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन 90 दिनों या उससे ज्यादा दिनों में वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना चुकाने की सिचुएशन में लेने वाले के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देते। इसके बाद नवंबर 2010 में लोन देने सभी को के एक ने एआई की लीडरशिप में किंगफिशर एयरलाइन के लोन की स्ट्रक्चर और करोड़ वो कंपनी के लिए इसको शेयर नहीं किया। किसी भी एयरलाइन कंपनी को देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन के ऑपरेशन के लिए जो रेंट देना होता है, वो भी किंगफिशर नहीं दे के ऑपरेशन के लिए जो रेंट देना होता है वो भी किंगफिशर नहीं दे पा रही थी। दिसंबर 2011 तक किंगफिशर के ऊपर, इसके बाद कंपनी और माल्या दोनों पूरी तरीके से डूब गए। इसी के चलते 2012 में किंगफिशर एयरलाइन को बंद करना पड़ा। अब यहाँ एक बात आपने जरूर सोची होगी कि जो आदमी इतनी सारी कंपनी चला रहा है, जिसके पास इतना पैसा है, ऊपर से बैंकों से भी हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखा है, आखिर उसके साथ ये सब हो कैसे गया? या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सब होने के बाद भी कंपनी डूब गई और कमाई का भी और लोन का भी सारा पैसा डूब? लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो पैसा माल्या ने किंगफिशर के नाम पर बैंकों से लोन लिया था, वो कभी कंपनी में लगा ही नहीं। माल्या ने जो पैसा किंगफिशर एयरलाइन और यूबी ग्रुप के नाम पर बैंकों से लिया था, वो सारा पैसा माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिया था। माल्या इस पैसे को छोटी छोटी शेल कंपनीज के नाम पर देश से बाहर भेजता था। यहां मैं आपको बता दूं कि शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपने आप में कोई काम नहीं करती और उनके भीतर भी कुछ नहीं होता। वो बस किसी दूसरी कंपनी की एक्टिविटीज को छुपाने के लिए बनाई जाती हैं, खासकर किसी कंपनी की इलीगल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए। और माल्या भी इन्हीं का इस्तेमाल करके सारा पैसा 6 अलग अलग देशों में भेजता था। दूसरा, वो लोन के पैसों को किंगफिशर में ना लगाकर अपने ऐशो आराम और अपने शौक पूरे करने के लिए लगाता था, जिसमें आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी शामिल है। आईपीएल की जब शुरुआत हुई तो माल्या ने सबसे महंगी आईपीएल टीम आरसीबी को 476 करोड़ रुपए में खरीदा था। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस टीम को खरीदने का 77% पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। फिर से अगर माल्या की कंपनी की बात करें तो 2012 में कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के बाद 2013 में उसका फ्लाइंग परमिट भी वापस ले लिया गया, क्योंकि अभी तक कंपनी कुल मिलाकर 4000 करोड़ के लॉस में थी और माल्या का कुल एक्यूमुलेटेड लॉस 16000 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद 2014 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया और इसके बाद एसबीआई और पीएनबी ने भी ऐसा ही किया और माल्या की सिक्योरिटीज के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। 2015 में बैंकों के पूरे ग्रुप ने किंगफिशर पर कब्जा कर लिया और साथ के साथ माल्या के 100 करोड़ रुपए के घर पर भी बैंकों ने कब्जा कर लिया। जब बैंकों ने माल्या के एसेट्स पर कब्जा करना शुरू किया, तब तलाक की रखकर बैंक से कर्ज की 10,000 लगी थी किया और उसके सर पर कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ था कि उसने 6 करोड़ की चीजों को 4000 करोड़ की बताकर इतना बड़ा कर्जा। इसके बाद 2015 आते आते माल्या के ऊपर 27 केस हो चुके थे, जिनमें से 22 तो सिर्फ किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े हुए थे और उन्हीं सबसे छुटकारा पाने के लिए 2016 में माल्या देश छोड़कर भाग गया। अब देखो यहाँ है और ये जब छोड़ भागा तो पहले में बैठा लगते हैं कि संसद बैठे का था और लगते हैं कि संसद बैठे का था और यही कारण था कि उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ था
और उस पर जब पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ था, और उस पर जब तक कि पूरा पर्दाफाश नहीं हो गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे ही कार्रवाई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में जितने भी किसान आत्महत्या करते हैं उनमें से 80% सिर्फ इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो बैंकों का कर्जा नहीं चुका पाते। किसान से हैं कि लाख रुपए कर्जा है, किसान वो भी ऐसा लगते हैं जैसे एक हमारे सर हैं जो 1000 करने वाले आदमी पर ना ठीक से कार्रवाई कर सकी और ना पैसा वापस ले सकी। और फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये सरकार किसानों की सरकार है और वो सरकार किसानों की सरकार है और इनके आने से किसानों की हालत ठीक हो गई है या हो जाएगी। होगी कैसे भाई, जब खुद इतना कर्ज देकर लोगों को देश से भगाया जाएगा।